नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, अभी दो राज्यों के चुनाव हुए, झारखंड और महाराष्ट्र। उसी के साथ लगभग 45 से 46 सीट, अगर मैं बोल नहीं रहा हूं 45 अलग अलग राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी हुए। हालांकि चर्चा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की वो 9 सीटें रहीं, जहां स्कोर 7-2 का रहा। चुनाव बिहार में भी हुए और बिहार में तरारी, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज, ये 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और यहां का स्कोर भी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। तरारी में भारतीय जनता पार्टी, रामगढ़ जीती भारतीय जनता पार्टी, इमामगंज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर मांझी जी की पार्टी यानी एनडीए, और बेलागंज की सीट जीता जनता दल यूनाइटेड ने यानी एनडीए। और इस तरीके से 4 की 4 सीटें उपचुनाव की एनडीए के पास आई, यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पास। जुलाई 2025 में बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और संभवतः जुलाई में बन जाना चाहिए। तारीख कौन सी है ये मुझे नहीं पता। अब अगर जुलाई 2025 में बिहार में एक नई सरकार का गठन हो जाना है तो फिर बट नेचुरल है कि उससे पहले इलेक्शन हो जाना है। यानी अब जो चुनावी राज्य जहां पर चुनावी सरगर्मियां चल रही, हालांकि बिहार तो हर समय गर्म नरम और हर बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन चुनावी गतिविधियां ये अब बिहार में शुरू हो रही हैं। तो हम भी अब चुनाव के लिहाज से, बिहार के चुनाव के लिहाज से हमारा भी धर्म बनता है कि हम लगातार बिहार पर बात करें, बिहार की राजनीति पर बात करें। बड़ी परिपक्व राजनीति, जी हाँ। ऐसे में हर बार एक नया प्रयोग होता है बिहार में। जितनी पुरानी पार्टियां होती है वो ठीक, अचानक हर चुनाव में एक नया चेहरा आता है। कौन कौन सा चेहरा है, व्यालोक जी बताएंगे। व्यालोक जी, उपचुनाव के इन रिजल्ट के हवाले से पहली शुरुआती टिप्पणी आपकी बिहार की राज्य की राजनीति। बिहार के बारे में एक सबसे दिलफरेब बात जो कही जाती है वो ये है कि यहाँ के लोग राजनीति में बहुत कुशल होते हैं, बड़ी परिपक्व राजनीति करते हैं, और राजनीति के बारे में बिहार का जो नजरिया होता है वो पूरे देश में मानीखेज होता है। ये बहुत दिलफरेब अफवाह है। बिहारियों के पास अगर तनिक भी राजनीतिक परिपक्वता होती तो वो 15 वर्षों तक लालू प्रसाद का शासन नहीं झेलते, जिसमें 7-8 साल राबड़ी देवी का शासनकाल था, यानी साधु और सुभाष यादव का। बिहार में सबसे ज्यादा अनंत सिंह, शहाबुद्दीन और इस टाइप के माफिया लोग नहीं होते। बिहार फिर से पप्पू यादव को नहीं चुनता, जो तमाम तरह के जो उनके उल जलूल बयानों से आप देखते रहते। ये वही बात है जैसे, और इस मामले में जैसे ट्विन सिटीज होते हैं, ट्विन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होते हैं, वैसे ही बिहार का साथी यूपी है। तो यूपी अभी पिछले 7 साल से चूंकि ठीक ठाक वोटिंग कर रहा है तो उसको मैं अभी चर्चा से अलग कर देता हूँ, वरना ये सब दिलफरेब बातें हैं। हमारे यहाँ चीजों को ओवररेट बहुत किया जाता है। जैसे मिथिलांचल है तो वो अब जनक से और याज्ञवल्क्य से नीचे नहीं उतरेगा। बनारसी हैं तो उनको ऐसे पैराडाइम में ले जाके खड़ा कर दिया गया है जैसे उससे पवित्र कुछ है ही नहीं, जबकि वहां भी मनुष्य हैं, तमाम चीजें वहां भी हैं। लेकिन ये जो आपने दिखाया है, मैं उस पर आ जाता हूं तुरंत, क्योंकि आपने बताया कि हारमोनियम इधर उधर लेके मत निकलिए। बिहार का जो रिजल्ट है सर, उसमें एक चीज बहुत मानीखेज है, वो है रामगढ़ वाली, कि उसमें जो आरजेडी के उम्मीदवार थे वो तीसरे स्थान पर रहे, और आरजेडी के उम्मीदवार भी ऐसे वैसे नहीं थे, जगदानंद सिंह के वो बेटे थे, और जगदानंद सिंह को सब लोग जगदा बाबू कहते हैं इस पूरे बिहार प्रदेश में कम से कम। और वो उन गिने चुने अगड़े नेताओं में हैं जो आरजेडी में रहते हैं, और इसके बावजूद उनका सम्मान है, क्योंकि आरजेडी
बेसिकली तो भाई देखिए जातिगत पार्टी थी और वहां से बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन खैर। हम्म। और दूसरी चीज जो प्रशांत किशोर फैक्टर जिस पर आपने इशारा किया था, तो प्रशांत किशोर फैक्टर ने ये तय किया कि इन अभी तीनों मैंने इशारा उम्मीदवारों नहीं के किया, अभी मैंने इशारा नहीं किया। मैं अभी जरा नहीं। सा, आपने अगर रामगढ़ का नाम लिया तो देखिए रामगढ़ का ये जो अलग अलग है वो आपके सामने खुला हुआ है, जहां अशोक कुमार सिंह बीजेपी के ये जीते। दूसरे नंबर पर बसपा रही है, सतीश कुमार जी, सिंह यादव, और जिन जगदल बाबू, क्या उनके लड़के की आप बात कर रहे हैं, जगदा अजीत बाबू, कुमार सिंह, जगदानंद, अजीत कुमार जगदा सिंह बाबू, तो जी। आरजेडी ये इंटरेस्टिंग है तीसरे नंबर पर। तो मैंने कहा चलिए इसकी डिटेलिंग कर देते हैं। और एक चीज और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है जरा सा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो तरारी सीट है, तरारी जी, सीट पे मैं देख रहा हूं अगर, तो विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी के ये जीते हैं, और दूसरे नंबर पर रहे हैं राजू यादव, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और माले माले लेनिनिस्ट, जी, माले। सीपीआई और माले, जनसुराज भाकपा पार्टी, माले। यहां इंटरेस्टिंग, अब मैं प्रशांत किशोर का संदर्भ लेके आऊंगा। किरण सिंह जनसुराज पार्टी ये तीसरे नंबर पर रही हैं। अब जी, आते हैं प्रशांत किशोर नहीं तो और इससे उनकी बढ़िया, राजनीति। तो इससे ज्यादा मजा तो आपको तब इमामगंज में आएगा, जहां 37,000 वोट चलिए लेके इमामगंज प्रशांत चलते हैं, किशोर का वहां चलिए का आप इमामगंज आ देखिए, गए, इमामगंज का इमामगंज। देखिए। वाह, गजब साहब। यहाँ दीपा कुमारी जो है वो मांझी की पार्टी से वो जीती हैं, आरजेडी, रोशन कुमार दूसरे नंबर पर, और जितेंद्र पासवान यानी प्रशांत किशोर के 37,102 वोट। जी हाँ, चलिए इसी बहाने प्रशांत कुमार। तो प्रशांत किशोर को मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि वो दूसरे केजरीवाल हैं और वो केजरीवाल से भी खतरनाक। लेकिन इसमें ये दिख रहा है कि वो 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रीम लाइन हुई है वो मेहनत, और वो आरजेडी के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। आप देखिए किसी भी सभा में या किसी भी नुक्कड़ जमावड़े में वो किसी और नेता पर हमला नहीं करते, न जेडीयू पर न बीजेपी पर। उनका पूरा हमला केवल और केवल तेजस्वी यादव पर होता है, नवी फेल से लेके और तमाम तरह के व्यक्तिगत प्रहारों से लेकर और राजनीतिक प्रहार तक। ऐसा क्यों है? 6 महीने पहले ही आरजेडी को यह नोटिस बाकायदा क्यों निकालनी पड़ी कि हमारे कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के पार्टी से न जुड़े? उस समय पार्टी बनी भी नहीं थी, एक अभियान था, एनजीओ था। तो तब आरजेडी ने बाकायदा निकाला कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो जनसुराज अभियान से न जुड़े, क्योंकि ये कुछ फ्रॉड टाइप के लोगों का जमावड़ा है। ये उसको ठीक बाकायदा है व्यालोक जी, लिखित में है केवल जी। व्यालोक जी, केवल इसलिए आपको रोका मैंने कि दर्शकों के सामने कई बार ये होता है कि हम सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे, तथ्यों के आधार पर व्यालोक जी ने जब कहा कि सबसे ज्यादा हमला आरजेडी, पिछली इमामगंज की सीट का आपने पूछा ना, एक दूसरी सीट मैंने खोल दिया, बेलागंज। इंटरेस्टिंग है साहब। मनोरमा देवी जेडीयू यानी नीतीश बाबू की पार्टी ये जीती हैं। आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह ये दूसरे नंबर पर आए हैं, इनको वोट मिले 51,943। और मोहम्मद अमजद यानी प्रशांत किशोर की पार्टी 17,285। अगर ये 17,000 लाके आप 51,000 आरजेडी में जोड़ दीजिए तो ये जो 73,334 वोट पाकर बीजेपी, सॉरी, जेडीयू वहां जीती है, तो मामला आपकी बात बिल्कुल यहां प्रमाणित होती है एक दूसरी जगह भी। जी व्यालोक जी। नहीं, तीसरी चौथी जगह भी वही देखिए, दूसरी जगह भी इमामगंज में 37,000 लाई है, आरजेडी के वोट में जोड़ दीजिए, बात बराबर हो जाएगी। उसके अलावा आप चले जाइए वहां एक जगह 6,000 का ही वोट तरारी लाए हैं, तरारी में 6,000 ही लाए हैं, लेकिन हराने के 6,000 है लिए साहब, काफी था। बिल्कुल ये तो सामने है, कहने दर्शक देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर के पास वोट बैंक के तौर पर कब्जा करने को वही वोट बैंक बचा है जो आरजेडी में है, लेकिन आरजेडी में केवल इसलिए है कि उसके पास विकल्प नहीं है, कि वो भाजपा में नहीं जा सकता है, इसलिए वो आरजेडी के साथ बना हुआ था, या जेडीयू में नहीं जा सकता है। भाई जेडीयू का मतलब भाजपा, भाजपा का मतलब जेडीयू, मोर और लेस पिछले 20 साल से। रामगढ़, रामगढ़ जो चौथी सीट है वहां जनसुराज अगर देखते हैं तो वहां पर भी 6,500 वोट लेके आए हैं। 6,500 वोट किसके हैं? आरजेडी के। बिल्कुल सही आपकी बात। बिल्कुल। जी। तो इसलिए आरजेडी
का पहले से भी चला आ रहा है। दूसरे, तेजस्वी खुद से भी परेशान है। तेजस्वी के साथ बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो उनका अभी, एक तो लालू वाली कला नहीं है, क्योंकि लालू जमीन से उठे थे, जमीन से निकले थे, तो इस तरह उनको पता था भाई एक साइकिल से सफर। जो अंतर आप देखिए ना मुलायम सिंह और अखिलेश में है, मुलायम सिंह कभी भी इस तरह से कुछ व्यवहार नहीं होता उनका जो अखिलेश कर बैठते हैं। उसी तरह तेजस्वी ठीक जो बात। चीजें कर बैठते हैं वो लालू कभी नहीं करते, क्योंकि लालू को ये साइकी पर कब्जा था कि उनके लिए लोग क्या सोच रहे हैं। तेजस्वी को आइडिया नहीं है, इसलिए उनकी चुनौती और है। और फिर वो जो यंग गार्ड और ओल्ड गार्ड का मुकाबला होता है किसी भी परिवारवादी पार्टी में, जैसे कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस में राहुल विंची चाह रहे हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए, और ओल्ड गार्ड है जो उनको नहीं दे रहा है। ये किसी भी परिवारवादी, भाई संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो उसमें तो स्टेक्स लगेंगे ना। उसी तरह आरजेडी में हो रहा है, उसी तरह समाजवादी पार्टी में हुआ। तो अब अखिलेश ने पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया है, जैसे औरंगजेब ने एक शासन अपना स्थापित किया था। ये किसी भी परिवारवादी पार्टी में होता है। तो वही अभी ठीक है। चर्निंग चल रही है आरजेडी में, और देखिए अगले चुनाव तक क्या होता है। लेकिन खतरा उनको प्रशांत किशोर से है, ये तय है। ठीक बात है। आपने जब ये कहा कि खतरा उनको प्रशांत किशोर है से ही है, जनसुराज से ही है, हमने तथ्यों के साथ फिगर्स दिखा दिए। इलेक्शन कमीशन 4 की 4 सीटों पर, जो सबसे रिसेंट सर्वे कहा जा सकता है क्योंकि सबसे नजदीकी चुनाव हुए हैं, और चुनाव के नजरिए से अगर बात करना है तो सबसे रिसेंट एग्जाम्पल वही है। लेकिन साथ में प्रशांत किशोर के लिए आपने एक और बात कही, वो अरविंद केजरीवाल है। चलिए साहब ठीक है, मैं ये कहता हूं अरविंद केजरीवाल ना हो, वो 1.5 अरविंद केजरीवाल हो, वो 2 गुने अरविंद केजरीवाल हो। अब सवाल ये आता है कि बिहार की राजनीति में जो मैं देख रहा हूं, नीतीश कुमार उनकी पार्टी जेडीयू, लालू प्रसाद यादव उनका पूरा कुनबा यानी आरजेडी, लालू का औरा उम्र के साथ जा रहा है तो नीतीश कुमार का भी औरा उम्र के साथ अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। दोनों की विरासत होनी है। अब जब मैं विरासत की बात करता हूं तो नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रधानमंत्री और एनडीए के साथ ये राफ्ता कायम किया है उन्होंने 4 जून के बाद, जो दिखाई दे रहा है साहब, तो मैं अगर उसको डिकोड करूं, यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे नीतीश कुमार, एक ये भी बड़ा अच्छा बहाना है जब भी बिहार की राजनीति पर बात होती है, नहीं नहीं देखिए ऐसा है नीतीश कुमार जी के तो पेट में ना दाढ़ी है। अरे साहब ठीक है, पेट में दाढ़ी होगी, आदमी कभी क्लीन शेव भी होता है। 4 जून के बाद जिस तरीके से 1 महीने अच्छे खासे गुजर गए इस सरकार के, और बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े बड़े काम अभी और होने हैं। मंचों पर जिस तरीके से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से लेके और जो है अभी अभी आपके ही दरभंगा के मंच पर लगातार जिस तरीके से आदर स्नेह और एक अजब सा रिश्ता दिखाई दे रहा है, गजब सी ट्यूनिंग दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल ट्यूनिंग मैं कह रहा हूं, वो दिखाई दे रही है। खैर वो तो चंद्रबाबू नायडू के साथ भी दिखाई दे रही है, लेकिन विरासत तो जानी है। तो जेडीयू कहां जाएगा, एक तो ये। दूसरा, लालू के यहां जब हम बात करते हैं उनके खेमे में, तो साहब वो पारिवारिक पार्टी है, तो वो तो दोनों लड़के पहले ही तैयार हैं, लड़कियां तैयार हैं, वो सारी हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर अगर लालू को कमजोर कर रहे हैं, और वो बिहार जो लालू के जंगल राज से अपने आप को तथाकथित रूप से शोषित, पीड़ित, वंचित, पता नहीं क्या क्या कहता तो जरूर है, लेकिन लालू को और उनकी पार्टी को सबसे नंबर 1 का विधानसभा में पार्टी भी बना देता है। भारतीय जनता पार्टी से उसको अपेक्षा तो बहुत ज्यादा रहती है, बीजेपी कुछ करता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन जब वोट देने का नंबर आता है तो पार्टी बनाती है 3रे नंबर की। साहब अगर प्रशांत किशोर आरजेडी की विरासत छीन रहे हैं, उनका वोटर छीन रहे हैं, तो जेडीयू का वोटर कहां जा रहा है? इन दोनों प्रश्नों को जरा बताइएगा। हमें अरविंद केजरीवाल भी मंजूर, अगर जंगल राज हटाना है, उसके विरासत को खत्म करना है। नहीं देखिए, ये वोटिंग वाली बात जो आपने कही है, तो भाई वो तो भारतीय जनता महान है, और उसकी महानता को मैं सत सत नमन कई बार करता हूँ। 37 सीटें तो क्यों दे दी यूपी में? भाई फैजाबाद हरवा दिए, क्या मजाक है? क्यों कर दिए? कर्नाटक में भाई लोग जाके कांग्रेस की सरकार बना दिए। सर विषय बिहार, कृपया बिहार की सीमा में विषय में ही रहेंगे। कर्नाटक में क्यों बना दिए कांग्रेस की? हिमाचल में क्यों बना दिए? अब चला वहां पर ये वेतन देने का पैसा नहीं है।
बंगाल विषय क्यों हो बिहार। रहा है, तो ये खैर हाँ विषय बिहार ही है। तो प्रशांत किशोर, अच्छा दर्शकों श्रोताओं, ये जो 3 बार टोक के यह दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने मुझे थोड़ा सा इंस्टिगेट कर दिया है, तो वो आप लोग जानते हैं कि मैं किस तरह का बिहारी हूँ, किस तरह का एक खास खांचे वाला नहीं हूँ। खैर, प्रशांत किशोर आरजेडी के वोट ले रहे हैं, ये तय हो गया। पहली बात तो ये कि अभी तक मैंने अभी हाल फिलहाल तक कहा था कि प्रशांत किशोर कोई बड़ी ताकत नहीं बनेंगे, अभी फिर से मैं कहता हूँ वो वोट कटुआ जरूर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि वो 10-15 सीटें जीत जा रहे हैं या उनके हाथ में सत्ता की चाबी। वो एक तरह से कहिए तो बीजेपी की मदद कर देंगे, और इसी वजह से शायद उनको बीजेपी की बी टीम भी कहा जा रहा है कई हलकों में। बात नंबर 1, जेडीयू का वोट अभी कहीं नहीं जाएगा सर। इस चुनाव तक जनता को पता है नीतीश सक्रिय हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, उन्होंने किसी तरह का ये नहीं लिया है। एक आध बार अपने बेटे के साथ घूम के शगुफा भी छोड़ दिया है कि हमारे नेतृत्व के लिए भी है मामला। दूसरा, उन्होंने अभी जिसको जिम्मेदारी दी है वो बहुत राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है, संजय झा। तो वहां से उनको चीजों, जैसे ललन सिंह थे या फिर बाकी अध्यक्ष थे, वो लोग थे कि उनसे नीतीश जी को थोड़ा सावधानी भी बरतनी पड़ती थी। इनके साथ वो बात नहीं है, दोनों का परस्पर ये है। और नीतीश तमाम परिवारवादी जातिवादी दलों के मुखिया होने के नाते इसलिए अलग हैं कि उन पर कभी कुर्मी का नेता होने का ठप्पा नहीं लगा। ये बड़ी मजेदार बात है कि जैसे मुलायम सिंह पर लगा या लालू पर लगा कि ये लोग यादवों के नेता हैं, ये नीतीश बड़ी चालाकी से अपना दामन बचा के चले गए और उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया महिलाओं को, या फिर शराबबंदी के नाम पर जो उनका एक वोट बैंक तैयार हुआ, सुशासन बाबू बने, वो एक वोट बैंक गया। फिर टीचर्स वाले को ले रहे हैं। तो ये सब वोट बैंक बना के उन्होंने जिस तरह से किया है, तो नीतीश फैक्टर इसीलिए अकेले जाते हैं तो 2 सीट को तरस जाते हैं, लेकिन जिसके साथ जुड़ते हैं उसका 10 गुना मान बढ़ा देते हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ रहें या फिर बीजेपी के साथ रहें। और अब नहीं जाएंगे साहब, अब लगता है कि नीतीश जी भी थक गए हैं। और अब क्यों जाएंगे भाई, कोऑर्डिनेटर तक तो बनाया नहीं इंडिया अलायंस ने, तो अब ऐसा क्या कर ठीक देंगे। बात। और राहुल बाकायदा नहीं, एलओपी नीतीश हो जी चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नीतीश जी कहीं जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, ये कोई भाई जाने वाले को कौन रोक सकता है, कहीं भी चले जाएंगे हैं। अभी आप ही जो है वीडियो छोड़ के चले जाएं, हम ही जो है अपना कैमरा करके निकल लें, तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। दर्शकों की 4 गालियां मिलेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही राजनीति में है, कब वहां गए हैं, कब इधर आए हैं, ये सब होता रहा है। बहरहाल मैं जिस विरासत की बात कर रहा था कि एक अपेक्षा हमेशा भारतीय जनता पार्टी से रहती है कि बिहार में आप ग्रो करें, क्योंकि वही बिहार जब लोकसभा यानी मोदी के लिए वोट करता है तो झाड़ के उठा के ऐसी सीटें दे देता है मोदी को, 14 हो चाहे 19 हो चाहे 24 हो, कि उत्तर प्रदेश लजा जाए। जो छाती चौड़ी करके उत्तर प्रदेश कहता है कि हाँ प्रधानमंत्री का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होता है, योगी जी मुख्यमंत्री और 37 सीट लगता है उठा के दे दिया, लजा जाएगा। जी तो थोड़ा सा आपकी तरफ से था, फ्रीज हुए थे आप हल्का सा, और कोई बात नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं जी अंतिम 1 मिनट में जरा सा उसको समेटना चाहूंगा, क्योंकि ये पहली चर्चा है जब हम बिहार सेंट्रिक की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के चुनाव के नजरिए से। बिहार पर हमने बहुत सारी चर्चाएं शुरू की हैं, हम आगे इसको लगातार बात करते रहेंगे अलग अलग एंगल पे। यानी ये साफ हो रहा है कि प्रशांत कुमार आरजेडी के वोट काट रहे हैं, यानी तेजस्वी का नुकसान कर रहे हैं। लालू को अब मैं प्रासंगिक नहीं मानता, कहीं घर में बैठे होंगे, फोटो आएगा वो जाने। लेकिन ये तो साफ हो गया, अब अरविंद केजरीवाल भी हैं। चलिए साहब, क्या चुनाव बाद वो अरविंद केजरीवाल बनेंगे? आपने कह दिया बीजेपी की बी टीम है, मुझे हंसी आ गई। बीजेपी ऐसी कौन सी टीम है कि जिसकी 786 बी टीम, वो ऐसी से लेके तमाम बी टीम। मैंने नहीं कहा भाई, मैंने नहीं चीज कहा, अरे नहीं मैंने नहीं आपने कहा, ये कहा कि लोग मैंने कह रहे कहा हैं, कुछ आपने ये कहा कि लोग विश्लेषक, कुछ विश्लेषक, समझिए बात को। ठीक है ठीक है। जी अरे सर मैं यही कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, बी टीम हो, सी जी टीम हो, ई टीम हो, डी टीम हो, जो भी टीम घूम रही है। मैं व्यालोक जी से ये जानना चाहूंगा इस पहली चर्चा के बिल्कुल आखिरी 1 से 2 मिनट में, बिहार की विधानसभा राजनीति में
अगर यही स्टेटस को मेंटेन रहा जो 4 सीटों के उपचुनाव पर दिखाई दे रहा है, तो अगली सरकार में, ये नहीं पूछ रहा हूं किसकी, चलिए ये भी पूछ देता हूं, किसकी और कौन कितना, क्योंकि बीजेपी हमेशा नंबर 2 की पार्टी रही। अगर ये ट्रेंड बना रहा ना, तो पहली बार आप बीजेपी की सरकार अकेले दम पर भी देख सकते हैं, और बीजेपी का पहली बार सीएम तो तय है। अगर ये ट्रेंड रहा बना हुआ, तो बीजेपी पक्का अपना पहली बार सीएम देगी, वो चाहे मुझे लगता है व्यालोक जी, मुझे लगता है व्यालोक जी कि मैंने, दर्शक जरूर मुझे 2-4 गालियां निकालिएगा, मैंने 2.5 मिनट में जो बात पूछी, व्यालोक जी ने उसको मुश्किल से 20 सेकंड में स्पष्ट कर दिया। जो विधानसभा उपचुनाव के ट्रेंड अभी दिखाया हमने आपको, अगर यही चला तो ऐतिहासिक रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तय बता रहे हैं व्यालोक जी। सरकार तो बनी रही है, तभी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अब ये देखना रहेगा कि जेडीयू के साथ उनका क्या इक्वेशन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये भी इतिहास रहा है कि अकेले दम पर भी उसकी जहां सीटें आई हैं, जहां वो बड़ी नंबर में सीटें रहा, महाराष्ट्र का पिछला मामला देख लीजिए, वहां भी उसने अपने साथी दलों को आगे बढ़ाया है। केंद्र में देख लीजिए, मोदी जब अपने दम पर भी बीजेपी की बहुमत लेके आए, तब भी उन्होंने एनडीए के उस पूरे कुनबे को बैलेंस किया, यानी गठबंधन धर्म निभाना भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो ये शुरुआती चर्चा रही, इस आखिरी टेक के साथ कि अगली बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में आ रही है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को होगा। अगर ये गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी व्यालोक जी की, मेरी कुछ नहीं, व्यालोक जी कह रहे हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ बिहार की शुरुआती पहली चर्चा, श्रोताओं की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक बात है, आप ये सुनना चाहते थे इसलिए हम लोगों ने ये बातचीत में निकाला। ठीक है साहब, तो इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। बिहार के लिए समर्पित चुनाव के एंगल से ये पहली बातचीत, लगातार बातचीत होगी, प्रयास रहेगा कि हफ्ते में एक बार कम से कम हम व्यालोक जी और बिहार के हमारे और भी कुछ जानने वाले तमाम हमारे गेस्ट हैं, आनंद कुमार जी हैं, और भी लोगों को हम खोज के लाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जब जहां की बात करें वहां के ज्ञान रखने वाले, वहां की जानकारी, ड्राइंग रूम चर्चा हम नहीं करते। व्यालोक जी, सुबह सवेरे की पहली चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, और दर्शकों इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम।